हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था दूध का निर्माण कैसे होता है, कहाँ पे दूध का निर्माण होता है, कहाँ पे उसका स्टोर होता है और कैसे उसको थनों के द्वारा बाहर निकाला जाता है, कौन सा उसके लिए हार्मोन उत्तरदायी होता है। ये चीज़ अपन ने पढ़ ली थी। अर्थात दूध का जो सिद्धांत, दूध दोहन का जो सिद्धांत था उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने डेयरी बर्तनों की सफाई करने वाले विभिन्न पदार्थों के बारे में, धावक पदार्थों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद दूध में विभिन्न प्रकार की मिलावटों की जांच किस तरीके से की जाती है उसके बारे में भी अपन ने अच्छी तरीके से चर्चा कर ली थी। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में अपन मिल्क प्रोसेसिंग के बारे में और आर्टिफिशियल मिल्क, कृत्रिम जो दूध होता है उसके बारे में जानेंगे। मिल्क प्रोसेसिंग की मैं बात कर लेता हूं, दूध संसाधन की मैं बात करूं तो कि दूध को कैसे अपन लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे लंबे समय तक दूध खराब नहीं हो सके, इसके बारे में पढ़ते हैं। और साथ ही कृत्रिम दूध का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। चलिए आज अपन सबसे पहले देखते हैं मिल्क प्रोसेसिंग। जिससे पहले आप सभी जो भी अपने साथी हैं उन सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सारे साथी भी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिए देखते हैं। अपन सबसे पहले दुग्ध संसाधन की मैं बात कर लेता हूं। हाँ, दुग्ध संसाधन, मिल्क प्रोसेसिंग। मिल्क प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि दूध को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय, जिससे क्या हो जाएगा, दूध लंबे समय तक खराब नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं उन क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पास्चुराइजेशन हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, ठीक है, चिलिंग ऑफ मिल्क हो गया, या फिर अपन बात करें समामीकरण, होमोजाइजेशन हो गया। तो ये सारी क्रियाएं अपन कर सकते हैं जिसके द्वारा दूध को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। चलिएगा तो अपन बात करते हैं एक एक क्रियाओं की। सबसे पहले अपन बात करते हैं पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन बोल दीजिएगा या फिर इसको जीवाणु विहीनीकरण भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? पास्चुरीकरण या निर्जमीकरण। अर्थात दूध को क्या कर दिया जाता है, जीवाणु रहित कर दिया जाता है। उसमें किसी प्रकार के लाभदायक मान लीजिएगा या फिर हानिकारक मान लीजिएगा, किसी प्रकार के कोई जीवाणु उपलब्ध नहीं होते, जीवाणुओं को पूर्णतः नष्ट कर दिए जाते हैं। अब आपको पता है किसी प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु नहीं रहेंगे तो दूध में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज नहीं होगी। एक्टिविटीज नहीं होगी तो जो लैक्टोज शर्करा है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होगी। लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होगी तो दूध खराब नहीं होगा। क्लियर? देखिए, जो पास्चुरीकरण शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति लुईस पास्चर के नाम से हुई है। लुईस पास्चर एक महान दार्शनिक या एक वैज्ञानिक अपन बता सकते हैं, क्लियर, से हुई है। इस क्रिया में दूध के 99% जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब जितने भी दूध में लाभदायक और हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो संपूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं भैया, नष्ट हो जाते हैं। क्लियर? दूसरे अपन बात करें, इस विधि में दूध को एक निश्चित ताप पर रखकर उसमें उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। आपको पता है कि हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया जाएगा तो जीवाणु वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। क्लियर? कुछ जीवाणु होते हैं जो कम तापमान पर, जीवाणुओं की जो क्रियाशीलता होती है वो हमेशा कम तापमान पर रहती है। अगर टेम्परेचर अपन काफी ज्यादा बढ़ा देंगे तो जीवाणु, बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो रखकर उसमें उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है या फिर नष्ट कर दिया जाता है। देखिएगा, इसमें अपन बात कर लेते हैं। ये देखो, ये एक टेम्परेचर मेंटेन मशीन आती है और मिल्क को इसके अंदर से गुजारा जाता है। इसकी भी अलग अलग होती है, जैसे HT बात कर लें, LT की बात कर लेते हैं। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम हो जाता है और हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम हो जाता है। क्लियर? या फिर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर भी आ जाता है अलग अलग विधियों में। तो ये देखो, टेम्परेचर कंट्रोलिंग मशीन आती है ये, ठीक है। तो यहाँ से टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है, कितनी देर आपको रखना है उसके लिए। तो इस ये जो प्रोसेसिंग है, ये दूध को गर्म करके निकाला जाता है, जिसके कारण उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये स्टरलाइजेशन के लिए मान लीजिएगा या फिर अपन बात करें पास्चुराइजेशन, दोनों के लिए इसी प्रकार का जो यंत्र है या मशीन है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कंट्रोल और टाइमिंग कंट्रोल सिस्टम उपलब्ध होता है, ठीक है, अवेलेबल होता है। तो इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, दूध को इसके अंदर से गुजारा जाता है। देखिएगा, इसकी भी अलग अलग मेथड होते हैं। अपन बात कर लेते हैं जो पास्चुरीकरण की जो क्रिया थी, पास्चुरीकरण की क्रिया में अलग अलग तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, दूध का प्रोसेसिंग कर सकते हैं। पहली क्रिया आती है निम्न ताप व दीर्घकाल विधि, धारण बेच पास्चुरीकरण, या अपन बात कर लेते हैं लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम। कहने का मतलब कम तापमान पर लंबे समय तक दूध को रखा जाता है।
कम तापमान रखेंगे और लंबे समय तक दूध को इसमें रखा जाता है। पास्चुराइजेशन की क्रिया, पहली क्रिया। इस क्रिया में देखो दूध को 62.8 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 62.8 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए गर्म करके तुरंत 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा कर लिया जाता है। पहले गर्म किया जाता है 30 मिनट तक, 62 से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच में उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात उसको तुरंत क्या कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है। और कितना ठंडा कर दिया जाता है, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दूध का कर दिया जाता है, जिसके कारण उसमें उपस्थित जितने भी जीवाणु थे वो बिल्कुल डीएक्टिव हो जाते हैं या फिर वो नष्ट हो जाते हैं। और इनकी ये क्रिया करने के लिए अपन इस मशीन का प्रयोग करते हैं। स्टरलाइजर मान लीजिएगा या फिर ये पास्टुराइजर मान लीजिएगा, जिसका प्रयोग करके दूध को इस प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है और इन जो टैंक्स दे रखे हैं इनमें इसको स्टोर कर लिया जाता है। ओके, ऐसे तो अपन टेम्परेचर का अपन को पता नहीं रहेगा, तो ये एक टेम्परेचर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मशीन होती है जिसका यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, दूध को स्टरलाइज कर सकते हैं। क्लियर। चलो इस क्रिया से अपन ने पहली तो कर ली एल टी। पहले तो देख लीजिएगा, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं LT और LT। दूसरी जो क्रिया आएगी वो अपनी आएगी HT और ST। और तीसरी जो अपनी क्रिया आ जाएगी वो इसमें आ जाएगी UHT। ठीक है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इन तीनों विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरी क्रिया आ जाती है, देखो उच्च ताप अल्पकाल विधि, सतत पाश्चुरीकरण, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, HT/ST लिख दिया। इस विधि में दूध को 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड के लिए गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। 15 सेकंड के लिए उसको गर्म किया जाता है और तुरंत प्रभाव से उसको क्या कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है। तो दूसरी क्रिया होगी कौन सी, HT/ST। ठीक है, अब तीसरी जो क्रिया आती है उसकी मैं बात कर लेता हूं, तो अति उच्च ताप विधि, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, UHT। ठीक है, इस विधि में दूध को 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 से 5 सेकंड के लिए गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। ओके, जिससे दूध में उपस्थित सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। देखो तीनों मेथड अपन ने देखे। पहला मेथड था अपना LT में जो टेम्परेचर था वो था भैया 62 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड और उसमें जो टाइम उसमें था 30 मिनट। कितना था भैया, 30 मिनट तक 62 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। किस मेथड में, LT मेथड में। दूसरा जो मेथड था वो था अपना HT/ST। क्लियर, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर की मैं बात करता हूं तो इसमें 71 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। कितना था, 71 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और जो टाइम था इसमें वो था 15 सेकेंड। कितना था भैया, सेकेंड। ओके, अब फिर आ गया तीसरा अपना UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें जो टेम्परेचर है वो 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और इसमें जो टाइम है, इसमें टाइम है 1 से 5 सेकेंड। ये तीनों के जो मेथड है, ये तीनों ही मेथड किसके हैं, अपने पाश्चुरीकरण के, पाश्चुरीकरण के। क्लियर, जीवाणुओं की क्रियाशीलता को कम करके लंबे समय तक दूध को स्टोर किया जाता है, या जीवाणु विहीनीकरण अर्थात लाभदायक और जितने भी अपने हानिकारक जीवाणु है उन सभी को क्या कर दिया जाता है, इसमें नष्ट कर दिया जाता है। तो ये तीनों मेथड अपन इसमें अपना सकते हैं। क्लियर बताया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं इसके लाभ क्या, कि भैया आप अगर पास्चुराइजेशन की क्रिया कर रहे हो तो इसके लाभ क्या है, इससे अपन को क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, या अपन कोई दूसरी क्रिया क्यों नहीं कर सकते। देखो इसके लाभ, दूध में जलने की गंध नहीं आती क्योंकि ऑटोमेटिक टेम्परेचर और टाइमिंग कंट्रोल मशीन का अपन ने यूज किया। और जो स्वाद है वो नेचुरल, उसमें जो स्वाद था वो बना रहता है। दूसरा अपन बात कर लेते हैं, दूध के सभी अवयव नष्ट नहीं होते, केवल बैक्टीरिया नष्ट होते हैं और अवयव जितने भी उसमें पाए जा रहे हैं किसी प्रकार का कोई भी अवयव उससे नष्ट नहीं होता है। ये पाश्चुरीकरण के लाभ है सारे, इसके द्वारा अपन पाश्चुराइजेशन के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निर्जमीकरण अगला आता है, निर्जमीकरण या जीवाणु हनन, स्टरलाइजेशन।
इसमें भी क्या किया जाता है, वही हाई टेम्परेचर पर दूध को रखा जाता है। दूध को रखने से उसमें तो क्या किया जाता है, जीवाणुओं की क्रियाशीलता को कम, इसमें संपूर्ण तरीके से जीवाणुओं को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। किसी प्रकार का उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं बचता। देखो, इस प्रक्रिया द्वारा दूध में उपस्थित सभी प्रकार के जीवाणु एवं बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं और बैक्टीरिया के जो स्पोर है वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा दूध को 112 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए गर्म करके ठंडा कर लिया जाता है। वही मेथड काम में लेंगे, वही मशीन काम में लेंगे जो अपन ने पास्चुराइजेशन में काम में ली थी। बस इसमें टेम्परेचर कितना रखेंगे, 112 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और दूध को 30 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद ठंडा कर लेंगे, जिसके कारण सारे बैक्टीरिया उसमें क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, निर्जमीकरण। निर का मतलब बिल्कुल नहीं, जर का मतलब किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया उसमें नहीं रहेगा। जीवाणु हनन मतलब जीवाणुओं का क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ओके, तो ये क्रिया करके अपन क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते हैं और दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लाभ देखो, पाश्चुरीकृत जो दूध की अपेक्षा अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें जो अपने बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं, लेकिन इसमें तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो लैक्टोज शर्करा है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं हो पाती है। छोटे बच्चे आसानी से इस दूध को पचा सकते हैं। छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं, इस दूध को आसानी से पचा सकते हैं, इसलिए ये क्रिया उससे बेटर है। इसकी हानियां क्या है, अगर आपने पास्चुराइजेशन कर दिया तो आपको पता है कि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया थे वो नष्ट हो गया, तो इससे दही और पनीर बनाने की कभी कोई संभावना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ही नष्ट हो गए। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया थे, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो नष्ट हो गए, तो इस दूध से दही और पनीर नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सही है। स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, पोषक तत्वों के बीच में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्लियर? तो ये इसका नुकसान भी है। किसका भैया, अपन स्टरलाइजेशन कर दिया जाता है, निर्जमीकरण कर दिया जाता है। आगे बात करें दूध का अवशीतन, सीलिंग ऑफ मिल्क। इतनी देर गर्म कर रहे थे, अब दूध को अपन क्या कर देंगे भैया, ठंडा कर देंगे। क्लियर? देखो, इस क्रिया में दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अर्थात अपना जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है पर ठंडा करके रखा जाता है, जिससे जीवाणु वृद्धि नहीं करते। बिल्कुल सही है। आप गर्मियों में सब्जी को रखिएगा, सब्जी सुबह की सब्जी शाम को खराब हो जाती है, लेकिन सर्दियों में सुबह की सब्जी शाम तक खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर लो होता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए वो बैक्टीरिया जल्दी से वृद्धि नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे लंबे समय तक सब्जी खराब नहीं होती। अगर गर्मियों में आपने बनाई हुई सब्जी रख रखी है तो वो जल्दी ही खराब हो जाती है। रीजन क्या है? टेम्परेचर बढ़ने पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियाओं की अपन बात कर लेते हैं तो उनकी जो उपापचय क्रिया है वो दुगुनी हो जाती है। क्लियर? इसलिए टेम्परेचर जैसे लो होगा, टेम्परेचर लो होने के कारण उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्रियाशीलता कम होने के कारण जल्दी से कोई भी पदार्थ हो, जो अपन उपयोगी पदार्थ है, खाने योग्य जो पदार्थ है, वो खराब नहीं होता है। ओके, इस क्रिया में दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा करके रखा जाता है, जिससे जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात करें। इस विधि से दूध को 10 से 12 घंटे तक सुरक्षित रखा जा सकता है। चिलिंग पॉइंट पे अपन क्या कर सकते हैं, 10 से 12 घंटे तक दूध को स्टोरेज रखा जा सकता है। इससे ज्यादा तो अपन नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि क्रियाशीलता तो नहीं बढ़ रही, लेकिन धीरे धीरे दूध तो खराब हो ही सकता है। ओके, चलो, दूध में उपस्थित जीवाणु 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर शीघ्र वृद्धि करते हैं। और ये सीलिंग मशीन आती है अपने, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये दूध स्टोरेज टैंक आ जाता है और यहाँ से इसमें टेम्परेचर कंट्रोलिंग आ जाती है, जिसके द्वारा अपन क्या कर देते हैं, उसका टेम्परेचर कम रखा जाता है और दूध को इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, दूध का समांगीकरण, होमोगेनाइजेशन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो होमोगेनाइजेशन में क्या होता है, देखो आपको पता है, जैसे ही अपन गाय या भैंस का दूध निकाल के लाते हैं तो छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में वसा ऊपर आ जाती है, या उसके ऊपर वसा की एक लेयर बन जाती है दूध के ऊपर। इस क्रिया में क्या किया जाता है कि उससे क्या होगा, नीचे तो वसा रहती नहीं, ऊपर ऊपर वसा आ जाती है। क्लियर? इसीलिए अपन समांगीकरण की क्रिया करते हैं कि समान रूप से जो वसा है उसको छोटी छोटी पृथक पृथक गोलिकाओं में तोड़ दिया जाता है, ताकि संपूर्ण दूध में वसा की मात्रा समान रहे। इसलिए कौन सी क्रिया की जाती है, होमोगेनाइजेशन की क्रिया की जाती है। देखो, इस विधि में दूध की वसा गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है, ताकि दूध को संग्रहित करते समय व गर्म करते समय दूध पर वसा परत के रूप में एकत्रित नहीं हो सके तथा दूध में समान रूप से
वसा उपस्थित रहे, इसलिए अपन कौन सी क्रिया करते हैं, दूध का समांगीकरण किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, अपने कॉफी वाली मशीन नहीं आती जो मिक्स कर देती है, उसी के तरीके से इसमें भी क्या कर लिया जाता है, दूध को अच्छी तरह हाई प्रेशर से क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। जो छोटी छोटी गोलिकाएं वो और ज्यादा छोटी हो जाती है वसा की, इस कारण वो संपूर्ण दूध में फैल जाती है। ओके, चलो आगे अपन बात करते हैं। समांगीकरण यंत्र द्वारा 2000 से 2500 पौंड वर्ग इंच का दाब डालकर उसमें दूध को गुजारा जाता है। देखो ये समांगीकरण मशीन आती है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, जैसे कॉफी मशीन आती है ना अपने, उसी के अनुसार इसमें प्रेशर के द्वारा दूध को गुजारा जाता है, जिसके कारण जो गोलिकाएं हैं वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती है और संपूर्ण दूध में मिक्स हो जाती है। ओके, ये क्रिया अपन अपना सकते हैं। अब आ जाता है भैया अपने, ये तो हो गया, देखो अपन ने पास्चुराइजेशन बता दिया, स्टरलाइजेशन बता दिया, और अपन ने दूध का समांगीकरण बता दिया, और चिलिंग ऑफ मिल्क बता दिया, दूध का अवशीतन अपन ने बता दिया कि दूध को अपन लंबे समय तक खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है। अब अपन बात करेंगे आर्टिफिशियल मिल्क की, मिल्क भी पढ़ेंगे, मिल्क से बने जो प्रोडक्ट है उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अभी अपन बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल मिल्क। आर्टिफिशियल मिल्क के बारे में अपन देख लेते हैं क्या होता है आर्टिफिशियल मिल्क। देखिएगा, गाय भैंस के दूध से वसा निकालकर, दूध अपन ने लिया, उससे वसा निकालने के बाद बचे हुए सेपरेटा दूध, वसा निकालने के बाद कौन सा दूध बचता है, सेपरेटा दूध बचता है। अब उस सेपरेटा दूध में यूरिया मिला दिया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया जाता है, या फिर कास्टिक सोडा मिला दिया जाता है, या उसमें स्टार्च मिला दिया जाता है, या उसमें बटर ऑयल मिला दिया जाता है, या चाक चूना उसमें मिलाकर कृत्रिम दूध का निर्माण किया जाता है। क्या क्या मिला सकते हैं, यूरिया मिला सकते हैं, जो अपने कपड़े धोने वाला सोडा आता है वो मिला सकते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर जिसको कास्टिक सोडा मिलाया जा सकता है, स्टार्च मिलाया जा सकता है, बटर ऑयल जो अपने आता है ना वानस्पतिक घी आता है वो अपन मिला सकते हैं, चाक चूना आदि मिलाकर अपन क्या कर सकते हैं, कृत्रिम दूध का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, कृत्रिम दूध आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल होता है और नेचुरल होता है। आर्टिफिशियल कहीं ना कहीं अपन को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। तो अगर अपन आर्टिफिशियल मिल्क का प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली ये है कि अपन कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कंप्लीट जो न्यूट्रिएंट है वो प्राप्त नहीं हो पाते, और अपन बात कर लेते हैं तो उसमें मिनरल्स नहीं मिल पाते। दूसरी चीज, उसमें एक विशेष प्रकार का कोई रसायन भी डेवलप हो जाता है जो अपनी बॉडी के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, गाय भैंस के दूध से वसा निकालकर बचे सेपरेटा दूध में यूरिया मिलाकर, डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर, कास्टिक सोडा मिलाकर, या स्टार्च मिलाकर, या फिर बटर ऑयल मिलाकर, या फिर चाक चूना आदि मिलाकर बनाया गया दूध क्या कहलाता है भैया, आर्टिफिशियल दूध या कृत्रिम दूध कहलाता है। बताया जा सकता है कृत्रिम दूध क्या होता है कि अपन ने गाय भैंस का दूध निकाला और उससे वसा को अलग कर ली, वसा को अलग करने के बाद उसमें यूरिया मिलाकर, डिटर्जेंट मिलाकर, बटर ऑयल मिलाकर अपन दूध की मात्रा को बढ़ा लेते हैं। आजकल ज्यादातर अपन बात कर लेते हैं डेयरी फार्मों वाले काफी ज्यादा इसमें एक्टिव है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा इसमें हानियां, इसकी क्या क्या हानियां कि भैया अगर आप आर्टिफिशियल मिल्क का यूज करते हो तो इससे आपको क्या क्या हानियां हो सकती है। कृत्रिम दूध के सेवन से कुपोषण, बिल्कुल सही बात है, किडनियां फेल होगी, बिल्कुल होगी, किडनी और गर्भपात होने का भी अपन इसमें क्या रहता है, नुकसान रहता है, ठीक है। तीसरी चीज, डायरिया हो जाता है, पेचिस मतलब दस्त हो जाते हैं, अल्सर, पेट में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया जिसको अपन कह सकते हैं, पेट संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप आर्टिफिशियल मिल्क का प्रयोग करते हो तो ये अपने लिए क्या हो जाता है, काफी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। हाँ, कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें उपस्थित प्लास्टिक पेंट गर्म होने पर खतरनाक रसायन कार्सिनोन का निर्माण करता है। देख लीजिएगा, मैंने कहा ना विशेष प्रकार के एल्केलॉइड्स या रसायन भी इसमें डेवलप हो जाते हैं। किसका, प्लास्टिक पेंट के गर्म होने से क्या हो जाता है, कार्सिनोन नामक के एल्केलॉइड जो हानिकारक होता है उसका निर्माण होता है, और उसके द्वारा कैंसर होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी काफी ज्यादा अपने लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। चलिएगा आगे अपन बात करते हैं कृत्रिम दूध और जो अपना प्राकृतिक दूध है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मिल्क में अपन डिफरेंट देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिएगा भैया, कृत्रिम दूध, अगर कृत्रिम दूध है तो उसमें साबुन जैसी गंध आती है, उसमें बदबू आने लग जाती है, जैसे अपन कोई साबुन का अपन ने यूज किया है। प्राकृतिक गंध, दूध अगर है तो दूध से जो नेचुरल अपन को स्मेल आती है वैसी सुगंध, या अपन कह सकते हैं कि उससे अच्छी सुगंध आती है, अपन को नेचुरल स्मेल आती है। स्वाद तीखा और कड़वा हो जाता है। अगर आर्टिफिशियल दूध है तो उसका जो स्वाद है वो थोड़ा सा हल्का सा तीखा हो जाता है, सारी हो जाता है और कड़वा भी हो जाता है।
जबकि जो जो अपना नेचुरल मिल्क होता है उसका स्वाद भी अच्छा होता है और रुचिकर भी होता है और मीठा भी आपको लगता है। कमरे के तापमान पर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर रंग हल्का पीलापन लिए होता है। अगर कमरे के तापमान पर या 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आप आर्टिफिशियल मिल्क को रखोगे तो उसका रंग हल्का क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, जबकि अपना जो नेचुरल दूध है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, अगर आप मलने पर, मतलब अगर आप इस दूध को हाथ में लेकर देखोगे तो उसमें आपको साबुन जैसी चिकनाहट दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? साबुन जैसे अपन हाथ में लेकर ऐसे करके देखेंगे तो वैसी ही चिकनाहट आपको किस में दिखाई देगी? आर्टिफिशियल मिल्क में दिखाई देगी, जबकि चिकनापन नहीं होता। अगर कोई अपन बात कर लेते हैं उस दूध की, अपना जो नेचुरल मिल्क है उसमें किसी प्रकार का कोई चिकनापन नहीं होता। हाँ, फैट होता है लेकिन उस प्रकार का चिकनापन नहीं होता जिस प्रकार का साबुन जैसा इसमें आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो पीएच होता है वो सारी होता है 10.4 पीएच मान होता है किसका? जो आप दूध आर्टिफिशियल यूज करते हो उसका। और अपन बात कर लेते हैं नेचुरल जो अपना मिल्क होता है उसका जो पीएच होता है वो 6.7 होता है। कितना होता है भैया? 6.7 होता है। आगे बात करते हैं, जो आर्टिफिशियल मिल्क होता है उसमें यूरिया की मात्रा होता है 1400 मिलीग्राम। कितनी होती है? 1400 मिलीग्राम, बहुत ज्यादा होती है भैया। और यूरिया की मात्रा अगर नेचुरल दूध में बात करें तो कितनी होती है? 20 से 70 मिलीग्राम। कितनी होती है भैया? 20 से 70 मिलीग्राम, काफी ज्यादा मात्रा है। शर्करा परीक्षण धनात्मक होता है। अगर इसमें आप शर्करा का परीक्षण करोगे तो धनात्मक आएगा, और अगर आप इसमें लैक्टोज शर्करा का परीक्षण करोगे तो ऋणात्मक मान आता है। ओके, तो ये अपने जो आर्टिफिशियल और नेचुरल मिल्क था उसमें अच्छी तरीके से अपन डिफरेंट बता सकते हैं। आपको भी पता है आर्टिफिशियल चीजें तो हमेशा नुकसानदायक होती है, नेचुरल ही होता है। ओके, आगे अपन बात करते हैं दूध में अगर कोई मिलावट है कि किस प्रकार की उसमें मिलावट की गई है, उसका अपन कैसे टेस्ट किया जा सकता है या परीक्षण किया जा सकता है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो, दूध में मिलावट का परीक्षण। दूध में यूरिया की मिलावट की जांच। अगर दूध में किसी ने यूरिया मिला दिया है तो अपन उसकी कैसे पहचान कर सकते हैं, उसके लिए अपन को क्या मेथड अपनाना चाहिए? तो देखिएगा, अगर दूध में किसी ने यूरिया मिलाया है तो दूध 5 ml लेंगे और उसमें पेरा डाइमिथाइल एमीन बेंजी एल्डिहाइड 5 ml या 1.6% मिला लेंगे। क्या मिला लेंगे? 5 ml दूध लेंगे और उसमें पेरा डाइमिथाइल एमीन बेंजी एल्डिहाइड DAMB मिला लेंगे, और दूध का रंग गहरा पीला मिलावटी होगा और हल्का पीला अगर हो रहा है तो दूध क्या होगा? शुद्ध। कहने का मतलब क्या है कि 5 ml दूध ले लिया और उसमें 5 ml अपन ने क्या मिला लिया? पैराडाइमिथाइल एमीन बेंजी एल्डिहाइड मिला लिया। अगर दूध का रंग गहरा पीला हो रहा है तो डेफिनेटली है कि उसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा है, और अगर दूध का रंग हल्का पीला हो रहा है तो डेफिनेटली अपन कह सकते हैं कि दूध क्या था भैया? नेचुरल है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। ये यहां पे अपन क्लियरिफाई कर सकते हैं। आगे देखिएगा, दूध में ग्लूकोज की मिलावट की जांच की जाए। अगर दूध में आपको ग्लूकोज की मिलावट की जांच करनी है तो आपको 1 ml दूध लेना है और 1 ml दूध में आपको बोरफॉइड रसायन मिलाना है। वो भी कितना? 1 ml। 1 ml दूध और 1 ml आपको बोरफॉइड रसायन लेना है, और उसके साथ आपको क्या लेना है? फॉस्फोमोलिब्लिक अम्ल, वो भी 1 ml लेना है। और ये इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। इनको मिलाने के बाद अगर दूध का रंग गहरा नीला हो जाता है तो अपन कह सकते हैं कि दूध क्या है? मिलावट। और अगर दूध का रंग हल्का नीला रहता है तो अपन कह सकते हैं कि दूध क्या है भैया? शुद्ध है। क्लियर? ये अपन बता सकते हैं। ग्लूकोज की मात्रा ऐसे जांच की जा सकती है। आगे बात करें कि दूध में चीनी की मिलावट की जांच कैसे की जाए, ये भी अपन कर सकते हैं। देखो भैया, आपको क्या लेना है? 10 ml दूध लेना है और 10 ml दूध में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना मिलाना है? उसमें 1 ml, और रिसोर्सिनॉल फ्लैक्स 100 मिलीग्राम इनको मिलाएंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर दूध का रंग ईंट के समान लाल दिखाई देता है तो अपन कह सकते हैं कि दूध में क्या है भैया? मिलावट है। और अगर दूध में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आप कह सकते हो कि दूध बिल्कुल क्या है भैया? प्योर है या शुद्ध है। ये अपन दूध में चीनी की मिलावट की जांच भी कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं दूध में सोडे की जांच या डिटर्जेंट की जांच कैसे की जा सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है?
5 ml दूध लेना है और उसी 5 ml दूध में आपको 5 ml इथाइल एल्कोहल मिलाना है और साथ में रोजेलिक अम्ल की 1 बूंद मिलानी है। किसकी मिलानी है? रोजेलिक अम्ल की 1 बूंद मिलानी है। इन तीनों को आप मिला लीजिएगा। इनको मिलाने के बाद अगर दूध का रंग गुलाबी हो जाता है तो डेफिनेटली अपन कह सकते हैं कि दूध क्या है भैया, अपने बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि दूध बिल्कुल मिलावटी है। और अगर दूध पीलापन लिए हुए लाल रंग का हो तो कह सकते हैं दूध क्या होगा भैया, बिल्कुल प्योर होगा। क्लियर? बता सकते हैं। तो अपन दूध में सोडे की जांच भी कर सकते हैं। आगे बात करें, दूध में फॉर्मेलिन मिलावट की जांच कैसे की जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर दूध में फॉर्मेलिन है और फॉर्मेलिन की मेरे को जांच करनी है तो मैं कैसे जांच कर सकता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया आपको क्या करना है, 3 ml दूध लेना है। 3 ml दूध में फेरिक क्लोराइड की 1 ml मात्रा लेनी है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की 5 ml मात्रा आपको लेनी है। अगर दूध की सतह पर बैंगनी रंग की लेयर आ जाए, ये सब मिला के मिक्स करने के बाद अगर दूध की सतह पर बैंगनी रंग की लेयर आ जाए तो आप समझ जाना दूध में क्या है, मिलावट है। और अगर कोई परिवर्तन नहीं हो, किसी प्रकार का दूध में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो आप समझ जाना दूध क्या है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल प्योर है और बिल्कुल शुद्ध है। ओके, बताया जा सकता है। फॉर्मेलिन की मिलावट का भी आपको पता चल सकता है। दूध में वनस्पति तेल की मिलावट की जांच कैसे की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर दूध में आप बटर ऑयल मिला देते हो या फिर अपन बात कर लेते हैं जो अपना वनस्पतिक तेल होता है, ठीक है, वो मिला देते हो, तो उसकी जांच कैसे की जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है भैया, 10 ml तो आपको दूध लेना है। 10 ml दूध में आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है 1 ml और आपको 1 चम्मच चीनी की मिलानी, ये आप मिला दोगे। ये मिलाने के बाद अगर दूध का रंग लाल हो जाता है तो आप कह सकते हो कि दूध क्या है, मिलावटी है। और अगर दूध में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो दूध क्या है, बिल्कुल अपना प्योर है। आप अच्छी तरीके से इसको भी कर सकते हो, बता सकते हो अच्छी तरीके से। ये सारे मेथड आप देख लेना। अगर कहीं पे आपको भी जांच करनी हो तो आप आसानी से जांच कर सकते हो और चोरी करने वाले चोर को अच्छे से पकड़ा जा सकता है। ओके, आगे अपन बात कर लेते हैं कृत्रिम दूध की जांच। आर्टिफिशियल दूध, आपको पता है कि मेरे को आर्टिफिशियल दूध मिला है, अब इसकी मैं जांच कैसे करूं। वो तो अपन ने अलग अलग उसमें पाए जाने वाले उसकी बात कर लेते हैं, एल्कलॉइड या फिर पदार्थ की जांच कर सकते हैं। आपको कृत्रिम दूध की डायरेक्ट जांच करनी है, तो वो कैसे की जाए भैया। आपको क्या करना है, दूध लेना है 5 ml प्लस ब्रोमिक्सॉल पर्पल लेना है 2 बूंद उसकी। दूध का रंग अगर नीला हो गया तो आप बता सकते हो कि दूध में डिटर्जेंट की मिलावट है। और अगर दूध नीला नहीं होता है तो आप कह सकते हो उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। तो अच्छी तरीके से आप बता सकते हो। अब देखो, दूध में अगर स्टार्च की मिलावट है, दूध में अगर स्टार्च मिलाया हुआ है और उसकी आपको जांच करनी है तो किस तरीके से अपन जांच कर सकते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। देखो, दूध में स्टार्च मिलावट की जांच करने के लिए 10 ml आप दूध लीजिएगा और उसमें 1% आयोडीन विलयन मिलाइएगा। अगर दूध का रंग गहरा नीला हो रहा है तो आप कह सकते हो दूध क्या है, मिलावटी है। और अगर दूध का रंग हल्का भूरा हो रहा है तो आप कह सकते हो दूध बिल्कुल क्या है, नेचुरल है और बिल्कुल प्योर है। बताया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिएगा, आगे अपन जो अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, दूध वगैरह के बारे में, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अच्छी तरीके से ये उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अपन ने दूध के बारे में पढ़ा कि आर्टिफिशियल दूध कैसे बनाया जाता है, दूध को अपन कैसे स्टोर कर सकते हैं, दूध का कैसे अपन संसाधन की प्रोसेसिंग की क्रिया कर सकते हैं, उसके बारे में अपन ने अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें दूध के बारे में अपन पढ़ेंगे। दूध के बाद दूध से बने हुए जो सारे उत्पाद हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपने जो भी साथी हैं उन सभी साथियों को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो सारे साथी भी अपने साथ जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। लगातार बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।